एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आप STET की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में होने वाले STET का, और आपका सब्जेक्ट इतिहास है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको बताते चलें कि इसके पहले हम क्लास 9th के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में बता चुका हूं। अब हमारा प्रारंभ होता है क्लास 10th का इतिहास से। जैसा कि ये दिखाई जो दे रहा है स्क्रीन पर, यह जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा तैयार जो है गवर्नमेंट की किताब है, उसका मुख्य पृष्ठ है। अब चलते हैं जो है सीधे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको जानकारी होगा ही कि जो है क्लास 10th क्लास में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा तैयार सिलेबस है, उसमें 8 जो है सब्जेक्ट है, उन्हें 8 जो है पाठ है इतिहास में। जिसमें पहला का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा पाठ का नाम है हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, 4 नंबर पाठ है भारत में राष्ट्रवाद, 5 नंबर पाठ है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, और 6 नंबर पाठ है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, 7 नंबर पाठ है व्यापार और भूमंडलीकरण, और 8वां जो पाठ है लास्ट पाठ है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो अगर STET की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय जो है हिस्ट्री है, तो सभी पाठों का अध्ययन आपको करना होगा। तो सबसे पहले आज हम आपको जो पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। अगर इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है STET की अच्छी हो जाएगी। तो पहला देखिए, जहाँ आ गया आपका पेज पे स्क्रीन पर कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले है स्मरणीय तथ्य क्या है भाई इतिहास में कक्षा 10 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन वाला क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो एक प्रश्न से यहाँ एक लाइन से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को 3 बार अवश्य सुनिएगा। तो पहला बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1789 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो उसी प्रकार देखिए दूसरा जो है लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल कारागृह का पतन हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि बास्टिल कारागृह का पतन कब हुआ, तो उसका जवाब दे सकते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी। इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है, फिर शुरू से पढ़ देते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल कारागृह का पतन हुआ। यहीं से क्रांति का नाद बजा था। आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं। पहला कि बास्टिल का कारागृह का पतन कब हुआ, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी। इसके बाद यहाँ बन रहा है कि जो है फ्रांसीसी क्रांति का नाद कहाँ से शुरू हुआ, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। या 14 जुलाई को फ्रांस में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो ये लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जिससे तीसरा लाइन में यहाँ लिखा हुआ है कि 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया। यहीं से नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिए, यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर भी 2-3 प्रश्न बन रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया, तो 1797 ईस्वी में। या फिर पूछ सकता है कि 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने किन पर हमला किया, तो इटली पर किया। या और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किसने किया, तो नेपोलियन ने किया। आगे यहाँ दे रहा है कि यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। तो पूछ सकता है कि नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत कब से हुई, तो 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला करने से। अब अगला क्वेश्चन आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1814-15 ईस्वी में नेपोलियन का पतन तथा वियना शांति संधि हुई। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो 1814-15 में।
और वियना शांति संधि कब हुई? तो 1814-15 में। आपको बताते चलें कि इस चैप्टर खाली ओनली वही हम लाइन अप यहाँ शामिल किए हैं, वही मुख्य बिंदु शामिल किए हैं जो परीक्षा में आने योग्य है। तो यहाँ पर देखिए पुनः रिपीट कर देते हैं कि 1814-15 ईस्वी में नेपोलियन का पतन तथा वियना शांति संधि हुई। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है। तीसरा है, देखिए अगला लाइन, अगला मुख्य बिंदु क्या है? तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण, ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब शुरू हुआ? तो 18वीं सदी के दूसरे भाग में, जबकि फ्रांस और जर्मनी में कब हुआ? तो 19वीं सदी के दौरान। ये दोनों में अंतर है। अगला है, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। अगला है 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थीं। चलिए ये भी है। अगला है 1821 ईस्वी। इसमें क्या है? मुख्य बिंदु है कि 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ? तो 1821 ईस्वी में। अगला है 1832, किस लिए फेमस है यह? तो 1832 ईस्वी की ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, कुस्तुनतुनिया। 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इस प्रकार यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुस्तुनतुनिया के संधि ने किस राष्ट्र की मान्यता दी? यूनान को। तो 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो यूनान को। अगला है 1834 ईस्वी। इसमें क्या है? तो 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। अगला है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। ध्यान दीजिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। और अगला क्वेश्चन है 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन था? तो बाल्कन क्षेत्र था। तो यहाँ से जो है मुख्य लाइन यहाँ समाप्त हो रहा है। इतिहास का लेसन नंबर 1 क्लास है 10 और इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 2-3 बार अवश्य सुने तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप परीक्षा में इसका हल कर पाएंगे। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पास में। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, थोड़ा टेढ़ा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है कि बिस्मार्क क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रेलवे में, एसएससी में इत्यादि में, कि बिस्मार्क क्या था? एक कवि, दूसरा है नाटककार, तीसरा है संगीतज्ञ और अंतिम डी है कूटनीतिज्ञ। तो इसका सही जवाब है कूटनीतिज्ञ, यानी कि बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट करके कृपया हमको बताएं, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। दूसरा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं?
इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिम एशिया। तो इसका सही जवाब है सी यूरोप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिस सामाजिक विज्ञान इससे संबंधित है, यानी कि इतिहास से ही संबंधित है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी ब्यूर्बो वंश, डी जार्सी। ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी ब्यूर्बो वंश, डी जार्सी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यहाँ सबसे सही जवाब होगा ब्यूर्बो वंश, सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिप हेटारिया और डी डायट। और इसका सही जवाब आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बार ये परीक्षा पूछा जा चुका है और चार का सही जवाब है कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी प्रसा। और इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया, यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया। 6 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा है कि काउंट, ध्यान दीजिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। और 6 का सही जवाब है और वह है सी प्रधानमंत्री, यानी कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यह एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब होगा डी नाविक। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राज्य, ध्यान दीजिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और अंतिम है बिस्मार्क। पुनः सुन लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड और बिस्मार्क। और 8 का सही जवाब है वह है बी नेपोलियन बोनापार्ट, सही जवाब हुआ, यानी कि राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, जाल्बेरिन एक संस्था थी। जाल्बेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी भाई? तो क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी सामंतों की। जाल्बेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी सामंतों की। और इसका सही जवाब होगा वह होगा व्यापारियों की, यानी कि जाल्बेरिन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की थी। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही जवाब इसमें से चुनना है। ए मेजनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने और डी विलियम वन ने। तो इस चारों में से एक सही जवाब होगा और वह होगा सी, यानी कि बिस्मार्क ने। यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ए ऑस्ट्रिया में,
बी इटली में, सी जर्मनी में और डी इंग्लैंड में। और इसका सही जवाब है 11 नंबर का, वह है डी इंग्लैंड में, यानी कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का और इंग्लैंड का। और 12 का जो सही जवाब है वह है आपका बी, यानी कि यूनान का। यानी कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो यूनान का। और अंतिम क्वेश्चन है 13 के 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? और इसका सही जवाब है ए, तुर्की के साथ। तो इसी के साथ जो हमारा अब क्लास 10th का हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1, जिसका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ समाप्त हो रहा है। और आपको बताते चलें कि सभी ऐसे ही बहुत सारे PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है AP जानकारी, सर्च करके उससे फॉलो कर देंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे PDF और अपडेट जानकारी का कटिंग आपको वहाँ मिलता रहेगा। और अंत में यही कहना चाहते हैं कि जो है अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही जो है आपको और वीडियो देखते रहना है तो जो है इसके नोटिफिकेशन को कृपया ध्यान देते रहें। तो इसी शुभकामना के साथ हम इस लेसन को समाप्त कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आप परिश्रम कर रहे हैं, अंत तक वीडियो देखिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और भगवान आपके आशाओं को पूरा करें, इच्छाओं को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।